लॉरेंस बिश्नोई इस जेल में बंद है। ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग की इमारत, ये जेल है गुजरात का साबरमती जेल। इसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। और सोचिए, जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई ये सारे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताऊं। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम बेखौफ होकर कुछ भी, किसी को भी कहीं भी मरवा रहा है, कहीं भी धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय देश का सबसे खूंखार गैंगस्टर है। 31 साल का गैंगस्टर जेल में है और गुर्गे कत्लेआम मचा रहे हैं। हर बार नए शूटर के जरिए वो जेल से मर्डर का ऑर्डर दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल से गुजरात में बंद है। उसे साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। माफिया अतीक अहमद भी इसी साबरमती जेल में कैद था। जेल प्रशासन दिन में 4 बार लॉरेंस की तलाशी लेता है, क्योंकि जेल में रहते हुए भी उसका गैंग तेजी से चल रहा है। कोई फर्क नहीं उसकी सेहत पर। हमेशा शक रहता है कि लॉरेंस कुछ बड़ा क्राइम न कर दे, इसलिए वो हर जेल प्रशासन की नजर में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, जबरन वसूली समेत 50 से ज्यादा केस दर्ज है। पहली बार 2014 में लॉरेंस की गिरफ्तारी हुई, मगर पंजाब के मोहाली से वो चकमा देकर फरार हो गया। फिर 2016 में पकड़ा गया तो अलग अलग जेलों में इसे रखा गया। जेल में रहते हुए इसने सिद्धू मूसावाले समेत कई मर्डर करवा दिए। 9 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रहा। पिछले साल सीमा पार से करोड़ों की ड्रग तस्करी के आरोप लगे इस पर, जिस पर गुजरात पुलिस ने प्रोडक्शन डिमांड पर इसे लिया। तब से लॉरेंस गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। अब आम आदमी के, खासतौर पे वो बड़े लोग जो इसके टारगेट पर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनकी सिक्योरिटी कौन देख रहा है। बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी मिली थी, सलमान को वाई+ मिली हुई। हमारे साथ एक्स डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, मेरा सवाल ये है, लॉरेंस कैसे जेल में बैठकर हत्याएं करवा रहा है? पूरा सिस्टम पंगु नजर आ रहा है कि कौन सुरक्षित है, कौन महफूज है, कैसे कर रहा है ये सब? लॉरेंस बिश्नोई क्यों इस तरीके से निर्द्वंद घूम रहा है? और ऐसा नहीं कि इस तरह का गिरोह पहली बार घूम रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि 1990 के दशक में और उसके तुरंत बाद भी दाऊद इब्राहिम का गिरोह इसी तरह निर्भीक होकर घूमता था। और गुलशन कुमार जी की हत्याकांड अबू सलेम ने उसी के कहने पे की थी, नदीम और ये दाऊद इब्राहिम। लेकिन तब भी ये बात प्रकाश में आई थी कि दाऊद इब्राहिम गिरोह को पूरी पनाह तत्कालीन राजनीतिक सत्ताधारी लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के परिणाम स्वरूप इस तरीके से वो फल फूल रहा था। ये संतोष का विषय है कि दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य पर नकेल लगाया गया, लेकिन बिना राजनीतिक सहयोग और समर्थन के इस प्रकार का गैंग कभी भी क्रियाशील और इस प्रकार से वो सफल नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक हाथ के कोई ऐसा गैंगस्टर या डॉन कामयाब नहीं हो सकता है। यानी इसके पीछे कोई और भी है, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे, जो जेल में रहकर कुछ भी कर रहा है। लेकिन लॉरेंस का बहुत बड़ा साम्राज्य है, छोटा मोटा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका सबसे नजदीक आपको नजर आ रहा है। अमेरिका में इसका नेटवर्क है, पुर्तगाल में, अजरबैजान में, यूएई में, रूस में, दुनिया में इसका नेटवर्क है। इसके अलावा देखिए हथियार कहां कहां से आते हैं, कनाडा से, अमेरिका से, रूस से, पाकिस्तान से, नेपाल से। ये वो देश है जहां से ये हथियार हासिल करता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई दरअसल दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है। वो चाहता है दाऊद की तरह खुद को खड़ा करना। इसलिए अब तक उत्तर भारत में दरअसल वो अपने पांव पसार रहा था। अब उसने मुंबई में एंट्री की। देश में 700 के करीब शूटर इसके लिए काम करते हैं। इन 700 शूटर्स में से 300 अकेले पंजाब से संबंधित हैं। लॉरेंस गैंग पहले सिर्फ पंजाब तक ही सीमित हुआ करता था। अब पूरे देश में 6 राज्यों में लॉरेंस के गुर्गे काम कर रहे हैं। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की। यह दावा एनआईए ने अपनी चार्जशीट रिपोर्ट में किया है। एनआईए ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई का टेरर वैसे ही फैल रहा है जैसे 90 के दशक में दाऊद ने अपना नेटवर्क खड़ा किया था। गैंग में रोहित गोदारा ही लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है। जेल से लॉरेंस के ऑर्डर पर रोहित गोदारा सुपारी निकालता है। दावा है कि लॉरेंस गैंग अक्सर नए शूटर्स का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया के जरिए इन शूटर्स की भर्ती की जाती है और गुर्गों से जेल में मिलने वाले या पोस्ट लाइक करने वाले शामिल किए जाते हैं। जी हाँ, इसे ध्यान से समझिए। जो भी लॉरेंस का पोस्ट लाइक कर रहा है उसके गुर्गों का, उन लोगों से संपर्क किया जाता है और उन्हें शूटर बना लिया जाता है, उन्हें गैंग में शामिल कर लिया जाता है। कई बार पुराने गैंग या पुराने गुर्गों के परिचय पर ज्वाइनिंग हो जाती है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच के, इन दोनों का शूटर्स का पुलिस में कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। क्राइम रिकॉर्ड नहीं होने से अपराध अंजाम देना आसान हो जाता है और ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड होने पर शूटर्स को विदेश भेज दिया जाता है। गैंगस्टर रोहित गोदारा कनाडा में रहकर अपराध अंजाम दे रहा है और ये कोशिश करते हैं कि कम उम्र के शूटर्स हो। जैसे एक शूटर अब दावा कर रहा है वो 17 साल का है। उसे पता है कि अगर 17 साल उसने साबित कर दिए तो फिर वो जेल में नहीं रहेगा, वो बाल सुधार गृह में रहेगा। उसे सजा 1 साल की होगी और बालिग होते ही वो रिहा हो जाएगा। इसलिए कम उम्र के हत्यारे ढूंढते हैं, शूटर ढूंढते हैं। अब सवाल ये है कि लॉरेंस खुलेआम घूम रहा है। अभी गुजरात के साबरमती जेल में है, उससे पहले दिल्ली में था। लेकिन बाबा के राज में ये नहीं होता है। बड़े बड़े माफियाओं का क्या होता है योगी राज में, आप देख लीजिए। मुख्तार है,
अतीक है, अशरफ है, कोई मार दिया गया, कोई मरवा दिया गया, किसी का एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे आपके सामने है। माफिया खत्म हो गए बाबा के राज में। अब बाबा का काम करने का स्टाइल अलग है। अगली तस्वीर देखिए, जैसे हुआ बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ, ऐसा ही उमेश पाल का हुआ था, आपको याद होगा। उमेश पाल का प्रयागराज में हत्या हुई और उमेश पाल के हत्या करने वाले का क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, 7 अतीक का बेटा 7 का एनकाउंटर हो गया। ये योगी राज में होता। आज भी योगी राज में एक बड़ा ढेर कर दिया गया है जो गैंगस्टर था। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजेश अहेरिया नाम है इसका। राजेश अहेरिया पर 1.5 लाख रुपए का इनाम था। आज ही बुलंदशहर के एनकाउंटर में राजेश अहेरिया मार दिया गया। ये बाबा का काम करने का स्टाइल है। लॉरेंस को भी बाबा वाला इलाज चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता को मिली है बड़ी धमकी। नवनीत राणा को धमकी मिली है और गैंगरेप की धमकी मिली है। नवनीत राणा जो अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं पॉलिटिक्स में भी, और इसके अलावा उनके फैंस भी लाखों की संख्या में हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक्टर भी रही हैं और सांसद भी रह चुकी हैं नवनीत राणा। संसद में भी जमकर विरोधियों पर प्रहार करती आई हैं। अब उन्हें चिट्ठी भेजी गई है। ये चिट्ठी आप देख रहे हैं, नवनीत राणा को ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा। इस चिट्ठी में उनको धमकी दी गई है, गैंगरेप की धमकी दी गई है उन्हें, उनसे फिरौती भी मांगी गई है, उनसे करोड़ों रुपया मांगा गया है चिट्ठी भेजकर। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा धमकी देने वाला है कौन। नवनीत राणा से डर गए कट्टरपंथी। क्या नवनीत के भाषणों से मुश्किल में है कट्टरपंथी? और जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। पिछले कुछ समय से नवनीत कट्टरपंथियों के निशाने पर है। नवनीत ने अपने फायर ब्रांड इमेज से कट्टरपंथियों को खुली चुनौती दे रखी है। नतीजा ये कि नवनीत राणा को अब धमकी मिल रही है। उन्हें एक चिट्ठी के जरिए धमकी दी गई है। क्या नवनीत के खिलाफ विदेश में रची जा रही है साजिश? क्योंकि चिट्ठी भेजने वाले ने पाकिस्तान का जिक्र किया है, दुबई की बात की है, हैदराबाद का भी नाम लिया है, क्योंकि नवनीत ने हैदराबाद में भी फायर ब्रांड भाषण दिया था। अब देखिए जरा नवनीत राणा को किसने दी है धमकी, क्या धमकी मिली है उन्हें। पूर्व सांसद नवनीत राणा को एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में नवनीत को गैंगरेप की धमकी दी गई। चिट्ठी भेजने वाले ने खुद का नाम बताया है आमिर। धमकी भरी इस चिट्ठी में फोन नंबर भी लिखा है। चिट्ठी में लिखा है, मैं हैदराबाद से हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे भाई वसीम ने तुम्हें दुबई से फोन किया था, मैं ये चिट्ठी अपनी पत्नी के हाथ से लिखवा रहा हूँ। इसके बाद चिट्ठी में विवादित शब्दों का इस्तेमाल है। चिट्ठी में पूर्व सांसद नवनीत राणा से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। चिट्ठी लिखने वाले ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। यहाँ तक लिखा है कि तुम्हारे घर के सामने गाय की हत्या करूंगा। चिट्ठी में उनके पति विधायक रवि राणा के लिए भी अभद्र बातें लिखी गई हैं। विधायक रवि राणा ने चिट्ठी को लेकर पुलिस में शिकायत दी है और उनके निजी सहायक विनोद गुए ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। अब आपको बताऊं कि नवनीत राणा क्यों टारगेट पर है, किसके टारगेट पर है, कौन लोग हैं जो नवनीत को इस तरह की धमकी दे रहे हैं। देखिए जरा, अब मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन है वो लोग। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं नवनीत राणा। नवनीत राणा महाराष्ट्र में ही पली बड़ी है। नवनीत एक्ट्रेस से राजनेता बनी, कई हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की है उन्होंने, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली और पंजाबी फिल्में भी की हैं। एक्टिंग के बाद नवनीत राणा ने पॉलिटिक्स का रास्ता चुना। 2014 में पहली बार शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ा। पहली बार लोकसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। 2019 में अपने दम पर अमरावती से चुनाव लड़ा, निर्दलीय, और चुनाव जीती। 24 में बीजेपी में शामिल हो गई। अमरावती से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने उन्हें 20,000 वोटों से हरा दिया। उनके पति रवि राणा भी सियासत में निर्दलीय विधायक हैं। नवनीत जब से सियासत में है, चर्चा में है, सुर्खियों में। 2022 में आपको याद होगा उद्धव ठाकरे से पंगा ले लिया था और उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान कर दिया। तब राज्य में उद्धव की सरकार थी और उन पर केस दर्ज हो गया था। उद्धव सरकार ने नवनीत राणा पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नवनीत सुर्खियों में थी। हैदराबाद रैली में कहा था, अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटी तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। उनके निशाने पर तब असदुद्दीन ओवैसी बंधु थे, क्योंकि अकबरुद्दीन ने कुछ इसी तरह का बयान दिया था उससे पहले। नवनीत ने